हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवाशीष परिड़ा। आज हम पढ़ेंगे द रेडिकल्स। ये क्लास 8 का आईसीएसई बोर्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 2 वीडियो है मेरा। इससे पहले हम द मॉडरेट पढ़ चुके हैं। ओके, तो अभी तक हम क्या सीखे थे? जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, यहाँ पे हम लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में शुरू किया गया था। वहाँ 3 फेज था, एक मॉडरेट फेज, एक रेडिकल फेज, तीसरा गांधीयन फेज। तो मॉडरेट फेज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे रेडिकल्स। ओके, और ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप लगभग 1905 से लेके 1918 तक, ये ग्रुप को हम कहेंगे रेडिकल्स। एक्चुअली इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ? ओके, ये कहता है जो नरमपंथी थे, तो मॉडरेट लीडर्स थे, वो क्या करते थे? अपना जो बात था गवर्नमेंट के सामने डायरेक्टली कभी नहीं आ पाते थे। ओके, इसलिए ये जो नेशनल कांग्रेस था, पार्टी इंडिया नेशनल कांग्रेस था, ये 2 भाग में लगभग डिवाइड होने लगा। एक था मॉडरेट्स थे, और वहीं से एक ग्रुप निकल रहा था जिसको हम कहते हैं रेडिकल्स। ये कब इमर्ज हुआ? ये कह रहा है इन द कांग्रेस new radical group emerged in the last decade of 19th century and early 20th century। ये कांग्रेस के भीतर एक नया ग्रुप बन रहा था। पहले था मॉडरेट ग्रुप, दूसरा ये ग्रुप निकल रहा था। ये कब? ना 19th सेंचुरी के लास्ट में या 20th सेंचुरी के फर्स्ट में। ओके, दूसरा क्या कह रहा है ये पॉइंट ना, दे वेयर द क्रिटिकल ऑफ द मॉडरेट लीडर्स। इसका मतलब क्या होता है? क्रिटिकल ऑफ द मॉडरेट लीडर्स मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे जो मॉडरेट ग्रुप थे, उनका जो नरमपंथी विचारधाराएं थे, ये लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ये चाहते थे कि हमारा दाबी, जो हमारा डिमांड है, वो फुलफिल हो। इसके लिए इन लोग को क्या कहा जाता था ना, क्रिटिकल मॉडरेट लीडर्स। ओके, क्रिटिकल ऑफ द मॉडरेट लीडर्स इसको कहा जाता था। देखिए, ये जो मॉडरेट लीडर्स थे उस समय पे कौन कौन थे ना, एक तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, और बहुत सारे थे। लेकिन ये सब बहुत उस जमाने के बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे। ओके, तो ये जो 4 को हम लोग लाल बाल पाल के नाम पर भी जानते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, दे वेयर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। ओके, बिकॉज दे वेयर मोर रेडिकल इन देयर डिमांड्स, बिलीव इन ए मोर फोर्सफुल एजिटेशन। ओके, अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट उनको कहा जाता था। एक्सट्रीमिस्ट क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिकल थे। किसके प्रति? अपना डिमांड्स के प्रति। ओके, एंड बिलीव मोर फोर्सफुल इन एजिटेशन। वो चाहते थे कि हम और भी ज़्यादा फोर्स करें कि हमारा डिमांड पूरा हो, क्योंकि जो हमारा मॉडरेट ग्रुप था, वो लोग नहीं चाहते थे, वो कभी गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आ ही नहीं रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पे जो रेडिकल ग्रुप था, यहाँ पे जो मैंने 4 नाम लिया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंदो घोष, ये सब क्या चाहते थे कि नहीं, हम फोर्सफुली, अगर आप सही ढंग से मान नहीं रहे हैं हमारे बात, हम फोर्सफुली हम क्या करेंगे, अपना डिमांड को आपके सामने रखेंगे, आपको करने के लिए मजबूर कर देंगे। ये इनका डिमांड था। अभी हम देखेंगे द रेडिकल्स 1905 टू 1918। ओके, अभी तक देखे हमारा जो नेशनल कांग्रेस था, वो 2 भाग में डिवाइड हो चुका था। एक हमारा मॉडरेट फेज था, दूसरा हमारा रेडिकल फेज था। अभी कहता है ये जो रेडिकल ग्रुप बना, उसके पीछे क्या कारण है? ओके, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि कॉजेस फॉर द राइज ऑफ द रेडिकल्स। ओके, ये रेडिकल जो ग्रुप बना, क्यों बना? ओके, पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है द डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। क्या कहा? द डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। देखिए, उस समय पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे।
हर चीज़ पर टैक्सेस लगाए थे। कोई भी गुड्स इंडिया में बन नहीं रहा था, इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था, बाहर से वही चीज़ बन के फिर इंडिया में आके हाई रेट्स में बेचा जा रहा था। तो धीरे धीरे इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत डिटोरिएट हो चुका था। ये कारण था जो रेडिकल ग्रुप इसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। इसका मतलब धीरे धीरे एक रेडिकल ग्रुप बन रहा था, लोगों के मन में ये चीज़ के प्रति आक्रोश आ रहा था। दूसरा क्या कहा, सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है द टेरिबल फेमाइन्स ऑफ 1896 to 1897 and 1899 to 1900 coupled with the bubonic plague and inadequate relief measure of the government revealed the plight of Indian people। देखिए यह क्या हुआ था उस समय पे 1899 से लेके 1900 तक एक बुर्बोनिक प्लेग नाम का एक डिजीज आया था, एक बैक्टीरियल डिजीज था। ये बैक्टीरिया से चारों तरफ फैल रहा है। ओके, ये डिजीज जब आया तो जो ब्रिटिश सरकार था जिसका अंडर में पूरा गवर्नमेंट चल रहा था वो कोई एडिक्वेट रिलीफ मेजर नहीं लिया। दैट मीन्स इनएडिक्वेट रिलीफ मेजर। ओके, और ये चीज़ इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा खटका। ये सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर हम पिक्टोरिकली भी देखिए, हम पहला पॉइंट को यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए कैसे इंडिया का इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा घट जा रहा था, इंडिया का लोग क्या कर रहे थे, बहुत उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था बहुत गिर चुका था। ओके, दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पे बुर्बोनिक फ्लैग जब आया था, बुर्बोनिक फ्लैग जब आया था, जो बीमारी आया था, इसके कारण बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। तीसरा कहता है द ह्यूमिलिटी ट्रीटमेंट मीटेड आउट इंडियंस इन द ब्रिटिश कॉलोनीज। ये कहता है कि जो ब्रिटिश हम लोग को शासन कर रहे थे, इंडिया एक कॉलोनी बन के रह गया था, ब्रिटिश के नज़र में इंडियन उनके गुलाम थे। ये सब नॉट सो इंडियन का जो लोग थे उनको कोई अच्छा पोस्ट नहीं दिया जा रहा था, नौकर की तरह खटाया जा रहा था, बहुत सारा टैक्सेस लगाया जा रहा था, जो उनका जो ट्रीटमेंट था इंसान के प्रति, तो ये बहुत गलत था। ये चीज़ हम तीसरा फिगर से भी देख सकते हैं। ओके, और इसी समय पर क्या हुआ ना, नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया था। कहाँ से? दूसरे कंट्री पर, जैसे कि इजिप्ट हुआ, पर्सिया हुआ, टर्की हुआ। ओके, ये सारा चीज़ क्या हुआ, रसिया भी है इसमें। तो ये सारा देश में क्या हुआ था ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका था। अगर इंडियन लोग वही सोचे कि अगर दूसरा देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, वो लोग अपना देश के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह का एक आशा इंडियंस के मन में हो चुका था। या नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है रिपल्सन ऑफ इटालियन आर्मी बाय एबिसिनियंस इन 1896। देखिए इटाली, ये जो यूरोपियन कंट्री थे, ये लगभग बहुत सारा जगह को कैप्चर कर लिए थे। इटालियन आर्मी अविसियंस को अटैक करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ का जो लोग थे, वहाँ का जो आर्मी था, वो क्या किए थे, खदेड़ दिए थे इटालियन को। ओके, ये एक मेजर पॉइंट रहा। और सबसे बड़ी बात था जापान थम्पिंग विक्ट्री ओवर रसिया इन 1905। रसिया के ऊपर जापान एक मतलब बहुत बड़ा विजय हासिल कर लिया था, और इसी के कारण अभी जो यूरोपियंस का इनविजिबिलिटी, जिसको कि इनविजिबिलिटी का मतलब होता है मतलब अपराजय। ओके, जो ये लोग सोच रहे थे कि नहीं अभी यूरोपियंस को हटाना नामुमकिन नहीं है, ये विचार स्कैटर हो गया। दैट मीन्स ये खंड विखंड हो गया। लोग समझने लगे नहीं हम लोग भी क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये सारा कारण था रेडिकल्स ग्रुप बनने का पीछे। ओके, अभी हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन के बाद जब ये रेडिकल ग्रुप शुरू हुआ था, उस समय पर 1899 से लेके आपका 1905 तक लॉर्ड कर्जन इंडिया का वाइस रहे थे। ओके, देखिए ये जो महाराज, ये महाराज को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, इसलिए मैं फोटो को बड़ा करके लगाया। ओके, इनका इंडिया को
डिवाइड करने का बहुत मन था। तो पता नहीं ये कैसा ड्रेस पहने हैं, ऐसा क्या रस्सी यहाँ पे बांध दिए हैं दो दो ठो। मतलब ऐसे रस्सी तो हम लोग वहाँ से पानी निकालते, पता नहीं ये क्यों यहाँ पे बांध दिए, पता नहीं। और ऐसा कपड़ा तो सिर्फ हम सर्कस में देखे हैं, यात्रा में देखे हैं, पता नहीं अब। चलो जो भी है, फिर भी इनका थोड़ा सा ये शक्ल को देख लीजिए, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसी भाई साहब को कहते हैं लॉर्ड कर्जन। ओके, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी ये भी पढ़ाई किए थे। ओके, बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट में वो पहले थे, अभी इंडिया का वाइस रॉय होके वो ज्वाइन किए थे। छोड़िए, अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पर। टॉपिक यही कह रहा है लॉर्ड कर्जन के समय पर क्या हुआ था ना। लॉर्ड कर्जन जब भारत का, इंडिया का क्या बने थे, वाइस रॉय बने थे, वो उसी समय पर ये जो रेडिकल ग्रुप बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया। इसका पीछे क्या कारण है, देखिए इनका सबसे बड़ी बात था द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। रिएक्शनरी पॉलिसी मतलब क्या है, फटाफट मतलब ऐसा ऐसा पॉलिसी ला रहे थे जो इंडियन लोग को क्या नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, व इंडियन लोग को पसंद नहीं था। ये जो लॉर्ड कर्जन है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बोला जाता है सबसे कम उम्र वाला वाइसरॉय बने थे इंडिया का। तो जब यंग एज में थे तो उनका को रक्त थोड़ा सा गर्म था। अब उसी हिसाब से वो क्या कर रहे थे, नया नया पॉलिसी ला रहे थे। ओके, और यही पॉलिसी के चलते रेडिकलिज्म जो था इसका ग्रोथ ज़्यादा हुआ, मतलब रेडिकलिज्म ज़्यादा जोर से ग्रो कर रहा था। सबसे बड़ा इनका क्या रिएक्शनरी पॉलिसी था। पहला रिएक्शनरी पॉलिसी ना, डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ वेस्ट बंगाल इन 1905 इनटू टू प्रोविंसेस। वो क्या करना चाहते थे, ये पूरा बंगाल को दो भाग में डिवाइड कर देना चाहते थे। ओके, इसलिए ओके, और यही चीज था जो एक स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट क्रिएट कर दिया इंडियन लोगों के मन में। पहला चीज समझ में आ गया क्यों रिएक्शनरी पॉलिसी है, क्योंकि वो चाहते थे बंगाल को दो भाग में डिवाइड कर दिया। कब ना, 1905 में। और ये सिंपल सी बात है, इसके पीछे उनका क्या इंटेंस रहा, तो ये पॉइंट दिखा रहा है द इंटेंशन ऑफ लॉर्ड कर्जन वाज टू डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट मीन्स मुस्लिम एंड हिंदू अगेंस्ट ईच अदर। देखिए इंडिया एक धर्म, मतलब धर्म से मानने वाला राष्ट्र था पहले से ही है। ओके, और इन लोग को पता था, जब देखिए ये जो हमारे मॉडरेट ग्रुप था ये यूनाइट कर रहा था लोगों को, मतलब जो भी संप्रदाय हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सबको एकजुट कर रहा था। तो ब्रिटिश सरकार को लगने लगा अगर ये सारा यूनिट बना लेंगे तो हम लोग का यहाँ पे टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जबकि क्रिश्चियन लोगों का यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज था, इंडिया में मैक्सिमम लोग मुस्लिम और हिंदू होते हैं। तो ये सोचे कि चलो हिंदू मुस्लिम जो रिलीजन को बेस करके दो भाग में डिवाइड कर देते। और यही कारण, यही भाई साहब के कारण आज भारत से पाकिस्तान निकला। यही एक पॉलिसी जो लाया, ये उनके बाद आने वाला जो भी वाइस रहे थे वो सब इसी पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिए, जिसके कारण आज पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में। समझ में आया। तो ये क्या चाहते थे ना, पहला बात बोल दिया कि बंगाल को दो भाग में डिवाइड करना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम को रिलीजन के बेसिस पर अलग करना चाहते थे। ओके, इसी चीज को इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज किया था। ये जो चाहते थे, लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि बंगाल को दो भाग में डिवाइड कर दे, इसी चीज को अपोज करना चाहता था कौन ना, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको अपोज किया एंड स्टार्टेड एंटी पार्टीशन एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, और इसी के खिलाफ नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, एंटी पार्टीशन एजिटेशन शुरू किया। और इसी यही कारण था जिसके कारण भारत में स्वदेशी को अपनाना और बॉयकॉट मूवमेंट ये दोनों शुरू हो गया था। ओके, तो ये समझ में आया। तो पहले लॉर्ड कर्जन क्या कर रहे हैं ना, बंगाल को दो भाग में डिवाइड करना चाहते थे। ओके, और इसके पीछे कारण क्या था ना, वो चाहते थे हिंदू मुसलमान को अलग कर दे। जो यूनिटी बन रहा था इंडिया के भीतर उसको वो छोटा छोटा भाग में डिवाइड कर देना चाहते थे कि सबका पावर कम हो जाए और हम इंडिया के ऊपर क्या कर सकते, कंट्रोल ला सके। ओके, लेकिन इस चीज को
अपोज किया कौन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ओके, और एक एंटी पार्टीशन एजिटेशन शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हो गया स्वदेशी का बात और जो ब्रिटिश सामग्री था उसका बॉयकॉट करना। ओके ओके, द लीडरशिप मूवमेंट सून पास्ट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीम लीडर्स। अभी देखिए मैं तुम्हें बताया मॉडरेट भी थे और मॉडरेट क्या चाहते थे, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आना नहीं चाहते थे, लेकिन ये जो रेडिकल ग्रुप बना था ये डायरेक्ट क्या करते थे, अटैक कर देते, एजिटेशन कर देते थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ओके, ये फटाफट क्या किए ना, इनका जो लीडरशिप था ये लीडरशिप चला गया एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चला गया। ओके, और जैसे ही उनके पास चला गया वो क्या किए ना, एक पैसिव रेजिस्टेंस का कॉल कर दिए पूरा इंडियंस को। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पैसिव रेजिस्टेंस का यहाँ पे मतलब होता है, जैसे कि अभी हम समझ सकते हैं इंडिया और चाइना के भीतर क्या हो रहा है, तू में चल रहा है, अभी युद्ध की स्थिति कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, इस तरह का स्थिति चल रहा है। देखिए एक तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस इंडियन आर्मी कर रहे हैं बॉर्डर पर, लेकिन जो इंडियन से अभी क्या कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट को छोड़ दे रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यही चीज को कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। हम डायरेक्ट तो आपके सामने नहीं आएंगे लेकिन आपका चीज को यूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे बोला पैसिव रेजिस्टेंस कैसे, सच एज रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड बॉयकॉट गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड लॉ कोर्ट्स। मतलब ये कहे कि नहीं हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस को नहीं जाएंगे, जो लॉ कोर्ट्स है उसको ओबे नहीं करेंगे। इस तरह से एक पैसिव रेजिस्टेंस वो क्रिएट कर रहे थे। ओके, लेकिन ये लोग कौन कर रहे थे ना, जो रेडिकल्स ग्रुप थे। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ये जो बॉयकॉट है, ओके, ये सिर्फ बंगाल तक रहे, बंगाल से बाहर ना जाए, एंड दैट थ्रू ओनली बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। और चाहते थे कि सिर्फ ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट किया जाए। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे ये मूवमेंट्स पूरा भारत में चले। ये दो चीज को आप याद रखिए, मॉडरेट्स चाहते थे बॉयकॉट सिर्फ बंगाल के भीतर रहे, ठीक है, आप बॉयकॉट कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये बंगाल के भीतर है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि नहीं, ये जो मूवमेंट हमारा चल रहा है बॉयकॉट का पूरा इंडिया के भीतर चले। ओके, इसी के चलते अभी क्या हुआ, द स्प्लिट बिटवीन द टू केम एट द सूरत सेशन। ये सूरत सेशन में ये दोनों दो भाग में डिवाइड हो गया। कब ना, दिसंबर 1907। और ये जो मॉडरेट थे वो जितना भी मशीनरी था कांग्रेस का उसको कैप्चर कर लिए और एक्सट्रीमिस्ट को एक्सक्लूडेड कर दिए। यही इतना सारा काम जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय बने इतना सारा चीज हो गया। ओके, आई थिंक आप ये जो रेडिकल फेज था इसके ऊपर आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव मी योर वैल्यूएबल टाइम।